सो हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईआईटी एग्जाम इन सीएसआई नेट। आज हमारे उद्गम सीरीज के सीक्वेंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम 2 लेक्चर्स और लेंगे इसके, और इसमें जो मेजर पोर्शंस हैं उनको देख के खत्म करेंगे। ठीक है ना, यहाँ से आपको कंसेप्ट भी समझने और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सुनना, देखो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप सीएसआई नेट को टारगेट कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको फोकस करना चाहिए। पहली बात कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप 3 तरीके से या एल से आप यहाँ पे 3 तरीके से डील करते हैं। ठीक है, फर्स्टली वी डील विद एनएमआर, सेकेंडली वी डील विद आईआर, थर्डली वी डील विद यूवी, और एक और आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी डील करते हैं। राइट, जो मेजर पोर्शन होने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मतलब बहुत ज़्यादा जो वेटेज रखते हैं, आप कह सकते हो जहाँ से सारे क्वेश्चंस आपके मैक्सिमली सॉल्व हो जाते हैं, तो वो पोर्शन आपके एनएमआर और आईआर होते हैं देखा जाए तो। ठीक है, एनएमआर और आईआर आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली, और इनसे जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम मिक्स करके आते हैं, जो क्वेश्चन है वो मर्ज होकर आते हैं इन दोनों पोर्शन से। तो यहाँ से आपको फुली फोकस रख के एनएमआर को भी और फुली फोकस रख के आपके इसको आईआर को भी समझना है। ठीक है, इसके बाद में हम यूवी को भी देखेंगे, यूवी और मास को भी हम ओवर करने का यहाँ से कोशिश करेंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सुनना, देखो एनएमआर की अगर मैं स्टार्टिंग करूँ या एनएमआर से भी पहले ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी स्टार्टिंग करूँ तो एक्चुअली ये है क्या। तो यहाँ ना आप किसी भी मॉलिक्यूल की सारी डिटेलिंग निकालने में ये आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करता है। ठीक है, आप यहाँ से सारा कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि भाई जो प्रोटॉन आपके पास में प्रेजेंट है, सॉरी जो आपके पास में कार्बन प्रेजेंट है, उसके पास में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हो सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया कि मेरे पास में कुछ ऐसा कोई कंपाउंड प्रेजेंट है कि CH3 CH2 CH2F, राइट, फ्लोरीन। राइट, मैंने ये ले लिया कि मेरे पास में कोई कंपाउंड इस तरीके का प्रेजेंट है। अब इसको देख के ना हम क्या क्या कह सकते हैं कि जैसे सपोज आप बोलोगे मैम देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दीज टू, एंड ऑब्वियसली दीज टू आर डिफरेंट फ्रॉम दीज थ्री। राइट, आप ये कह सकते हो ना कि मैम जो इस आपके स्टार्ट वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, इनका जो एनवायरमेंट है, केमिकल एनवायरमेंट है, इनका जो आसपास का एनवायरमेंट है, उसमें इस तरफ फ्लोरीन तो इस तरफ में CH2 आता है। वेरएज इनका जो एनवायरमेंट है, केमिकल एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ, तो इधर CH2F तो इस साइड में CH3 आता है। वेरएज इसकी बात करूंगी तो बोलूंगी यहाँ पे तो CH3 है, ऐसा कोई भी नहीं है इनमें से जो CH3 मतलब ऐसे कार्बन पे अटैच्ड हो जिसके पास में 3 तो हाइड्रोजन्स लगे हों और इस तरफ में CH2 आए। राइट, तो सबसे पहली बात जो हमें दिखती है ना वो ये समझ में आती है कि मैम आपको ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में और स्पेशली एनएमआर में, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पे ये आपको हेल्प करता है केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को डिटेक्ट करने में कि कौन कौन से प्रोटॉन्स हैं जो एकदम अलग अलग हैं, कौन कौन से प्रोटॉन्स हैं जो केमिकली डिफरेंट एटमॉस्फेयर रखते हैं, उनको पहचानने में। तो जब भी आपके पास में एनएमआर डेटा आता है तो एनएमआर में एनएमआर एक्टिव स्पीशीज होती हैं। अब ये कैसे वर्क करती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके पास एनएमआर डेटा आपको आंसर करता है वो एक्चुअली हाइड्रोजन्स के टर्म में अगर बोलूंगी तो केमिकली डिफरेंट हाइड्रोजन्स बताने में मदद करता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे मैम 3 हाइड्रोजन्स अपने पास में 3 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन्स हैं, बोले तो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट जो हाइड्रोजन्स हैं वो अपने पास में 3 कैटेगरीज में प्रेजेंट है, A, B और C यू कैन से। राइट, ये तो हुई पहली बात। राइट, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। ये तो हुई पहली बात जिसको आप डील करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स में, कि कितने सिग्नल्स आ रहे हैं। तो मैंने बोला 3 सिग्नल्स आ रहे हैं इस तरीके से। राइट, दूसरा जो पोर्शन आता है यहाँ से वो ये आता है कि ये जो प्रोटॉन्स आ रहे हैं ना, इनकी शिफ्ट वैल्यू क्या है। राइट, इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या है। राइट, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे मैं नहीं जाऊंगी, अदरवाइज दिस वन लेक्चर वुड नॉट बी दी इनफ वन। ठीक है, तो भी जो जितना आप जानते हैं उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो मैंने बोला केमिकल शिफ्ट यहाँ पे एक्चुअली जब हम एनएमआर डेटा लेते हैं ना तो वो एनएमआर डेटा किसी के रेफरेंस में होता है, और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आप कौन सा रेफरेंस चुनते हो, किसके रेफरेंस में ये डेटा निकलता है। तो हम बोलते हैं उसके रेफरेंस में आपका जो डेटा आया है ये कितना ज्यादा कितना कम आया है, इसको आप बोलते हैं शिफ्ट वैल्यू, और केमिकल शिफ्ट को आप डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। और इसकी जो वैल्यूज आती हैं ये वैल्यूज एक्चुअली आपकी पीपीएम में आती है। किस में आती है, पीपीएम में आती है। दिस आई विल बी डिस्कसिंग फर्दर इन दिस लेक्चर। ठीक है, आगे जब मैं बढ़ूंगी इसके बाद में तो हम बात करेंगे यहाँ पे कपलिंग कॉन्स्टेंट की। राइट, इसके बाद में हम बात करेंगे कपलिंग कांस्टेंट की, कि अगर सिग्नल्स आए हैं तो सिग्नल्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, फिर सिग्नल्स जो कपल कर जाएंगे तो फिर आपकी होगी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। राइट, तो ये कुछ पोर्शन है, ये कुछ बातें हैं जो मुझे यहाँ से इस लेक्चर में करनी है। तो चलिए लेक्चर को मैं स्टार्ट करती हूँ, और सबसे पहले आपसे बात करती हूँ कि भाई ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ये चीजें हो रही हैं, जो एनएमआर हो रहा है, एक्चुअली इसका बेसिस क्या है,
ठीक है, एनएमआर में क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से प्रोसीड होती हैं, वो सुनना। तो मैंने बोला यहाँ पे आपके पास में सबसे पहले जरूरत होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। किसकी नीड होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की आपको यहाँ पे नीड होती है। आगे सुनना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर जगह, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलग अलग तरीके से डील करता है, मतलब इसकी फंक्शनिंग, इसका यूटिलाइजेशन सब जगह अलग अलग है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे मैं लूंगी, सपोज मैंने लिखा कि यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, मैंने इस तरीके से ये लिखे, ये एक्चुअली आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही हैं। अगर मैं इनको आपको पूरा समझाती हूँ तो मैं लिखूंगी कि आपके पास में रेडियो वेव प्रेजेंट है, राइट। ये क्या है? रेडियो वेव्स। ये क्या है? आपकी माइक्रोवेव्स, लिखा माइक्रोवेव्स, राइट। ये क्या प्रेजेंट है? तो बोलेंगे इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड। ये क्या प्रेजेंट है? तो बोलेंगे अल्ट्रावायलेट, राइट, अल्ट्रावायलेट। ये क्या प्रेजेंट है? तो बोलेंगे एक्स रेस, एक्स रेस, ठीक है। ये क्या है? गामा रेस, गामा रेस। गामा तक ही बहुत है, तो कॉस्मिक रेस हमें नीड नहीं है अभी समझने की। मैंने कहा गामा रेस, राइट, इसको हम हटा देते हैं। सुनना देखो, तो हम कहते हैं जैसे ही इन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में ना आप इस साइड से इस साइड को मूव करते हैं, दैट मीन्स आप अपनी राइट हैंड साइड में मूव करते हैं, तो एक्चुअली इनकी जो एनर्जी है ना, एनर्जी हम बोलेंगे यहाँ से एनर्जी जो होती है आपके पास में वो hc/λ होती है, राइट। तो बोलेंगे यहाँ से ना एनर्जी तो बढ़ रही है, उधर जाने पे एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, इसको इसी तरफ लिखा जाए तो मैंने कहा जो एनर्जी है वो hc/λ है, तो यहाँ से एनर्जी तो बढ़ रही है बट जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? जो लैम्डा है वो डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत कम है। तो यहाँ से मैं बोलूंगी जितनी भी रेडिएशन इस साइड में लाई कर रही हैं उनकी रेडिएशंस, उनकी सॉरी वेवलेंथ कैसी है? वो तो बहुत कम है। इट मीन्स ये बहुत दूर तक तो ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, राइट, बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, बट यस दे विल बी ऑफ हायर एनर्जी। कैसे होंगी? बहुत हाई एनर्जी की होंगी, ठीक है। आगे देखना, और यहां से मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे पास में एनर्जी होगी वो कैसी होगी? तो बोलेंगे एनर्जी इस साइड में तो मैम फिर बहुत कम होगी, क्योंकि एनर्जी उस तरफ में बढ़ रही है, तो बोलेंगे एनर्जी इस तरफ में बहुत कम होगी। एनर्जी क्या होता है? तो hc/λ होता है। एनर्जी कम तो बोलेंगे लैम्डा ज्यादा। इट मीन्स यहां से आपके पास में लैम्डा तो ज्यादा होगा, बट यस दीज रेडिएशंस आर ऑफ लेस एनर्जी, राइट। तो जितनी इनकी एनर्जी है ना उस अकॉर्डिंग इनका यूटिलाइजेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, राइट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, मैंने बोला मेरे को बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, तो डेफिनेटली आई विल बी नीडिंग सम रेडिएशन, काइंड ऑफ रेडिएशन जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, राइट। इसका मतलब है कि मैं इस तरफ में आऊंगी, इन रेडिएशंस में से कोई चूज करूंगी जो बॉन्ड को कैपेबल होंगी ब्रेक करवाने में। एकदम सही है। और जहां मुझे बोलना हो कि मुझे तो बस कुछ नहीं, हल्का सा कुछ थोड़ा बहुत काम करना है, वो क्या क्या हो सकता है? या तो आपकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो सकती है, या मैंने बोला वाइब्रेशन हो सकता है बॉन्ड्स में, या रोटेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं तो हमने बोला इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल है कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर जाए, राइट। तो जो जो मैं बोल रही हूँ ना इन सब के लिए रेडिएशन डिसाइडेड है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस बोल रही हूँ तो उसमें आपके पास में यूवी रेज जो आपकी होती है, ये आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वाइब्रेशंस या रोटेशंस की बात, तो वो आपके मॉलिक्यूल में जो रेडिएशन करवा पाती है वो है इंफ्रारेड। तो जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं उसमें आप स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, दैट मीन्स बोले तो रोटेशंस एंड वाइब्रेशन बेसिकली ये आप यहाँ पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ रेडियो वेव्स की, तो रेडियो वेव्स यहाँ पे काम में आती है आपके न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन में। किसमें काम में आती है? न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन में। दैट मीन्स ये न्यूक्लियर की सिर्फ स्पिन चेंज करवा पाते हैं, ये इतने ही कैपेबल होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं होती। तो कहते हैं रेडियो वेव जो है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं है, वो सिर्फ इतना सा ही काम करवा पाते हैं कि न्यूक्लियर की स्पिन चेंज करा देंगे। अब उससे क्या चीजें डेवलप होती हैं? तो उससे सिग्नल डेवलप होता है फर्दर लेटर ऑन, जिसको आप NMR में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहीं से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और यहीं से आपको बताती हूँ कि रेडियो वेव्स इसमें कैसे किस तरीके से यूज आती हैं, ठीक है। तो NMR को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं NMR में हम क्या पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे पहला पोर्शन NMR में आपसे डिस्कस करूंगी, जहां पे मैं आपसे नंबर ऑफ सिग्नल्स की बात, केमिकल शिफ्ट की बात, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की बात करने वाली हूं। कपलिंग कांस्टेंट भी हम देखेंगे, और फिर देखेंगे अगर हमारा ये लेक्चर में कंप्लीट हो पाता है तो नेक्स्ट हम कंप्लीट कर रहे होंगे फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग, कपलिंग कांस्टेंट और फिर क्वेश्चंस, ठीक है। एज पर द टॉपिक, हर टॉपिक के साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, उनको भी हम साथ साथ समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर सुनिएगा। मैंने ऐसे लिखा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट, लिखा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब सुनना देखो, हो क्या रहा है?
हो ये रहा है, लेट सपोज कि आपके पास में इस तरीके से डीजनरेट एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट थे, जहां पे न्यूक्लियस इस तरीके से हो सकता है कि या तो उसकी स्पिन इस तरीके से हो या इस तरीके से प्रेजेंट हो, राइट। अब हम क्या बोलते हैं, जैसे ही इस न्यूक्लियस को आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा ना, तो होगा क्या, पहली बात, जब न्यूक्लियस अपने ही स्पिन पे यहाँ पे रोटेशन शो कर रहा है ना, तो ये खुद भी तो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, खुद भी ये एक छोटे से मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब आप इस छोटे एक टाइनी मैग्नेट को बहुत बड़े एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो बताओ क्या होगा मैम, जो इसके एनर्जी लेवल है ना, जो अभी डीजनरेट है, एक्चुअली ये फिर डिस्क्रीट हो जाएंगे। इसका मतलब है जैसे ही आपने इस न्यूक्लियस को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरीके से डिस्क्रीट हो गए। तो मैंने बोला यहाँ पे बी नॉट है, बी नॉट इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही आप इसको इसमें रखते हो, द एनर्जी लेवल्स गेट डिस्क्रीटेड, ये इस तरीके से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं और ये गैप क्रिएट कर देते हैं। दैट मीन्स दिस डेल्टा ई, राइट। अब अगर लेट सपोज आपका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट है, ये उसकी स्पिन है, वो ये वाला एनर्जी गैप को क्या करता है, फुलफिल कर जाता है और यहाँ पे जाके अपने स्पिन क्या कर देता है, बदल लेता है। तो अगर ये कर पाएगा ना, ये स्पिन चेंज, अगर ये स्पिन चेंज हो जाएगी तो एक्चुअली यहाँ पे अगर स्पिन चेंज हो जाती है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन। ये न्यूक्लियस ने अपनी क्या कर ली, स्पिन चेंज कर ली, राइट। अब ये स्पिन चेंज करने के लिए इसको रिक्वायर्ड होगी बाहर से एक एक्सटर्नल रेडिएशन, जिसी को हम यहाँ पे ले रहे होते हैं रेडियो वेव, ठीक है, जिसके लिए ही वी आर टेकिंग हेयर रेडियो वेव्स। क्या ले रहे होते हैं हम, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा एनर्जेटिक वेव्स जिनको हम कहेंगे वो तो नहीं होती है ना, बहुत लेस एनर्जी की है। तो ये बस इतना काम करवा पाती हैं कि ये वाला जो एनर्जी बैरियर है ना, ये आपके न्यूक्लियस को ये क्रॉस करवा देती हैं और न्यूक्लियस ऊपर जाके अपने स्पिन ट्रांजिशन शो कर देता है, ठीक है। एक बात तो हुई ये। अब दूसरी बात ये आती है कि रेडियो वेव्स तो एक्चुअली आपकी वेव्स होती हैं, राइट। ये तो कैसी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनके पास में मैग्नेटिक फील्ड भी एज वेल एज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है। इवन आई से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड के पास। वेयरएज अगर मैं इसकी बात करूँ ना न्यूक्लियस की, तो बोलूंगी मैम इसके पास में तो मैग्नेटिक फील्ड है, टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड तो है, बट मैम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसके पास क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और एक वेव अपनी एनर्जी इसमें ट्रांसमिट करेगी, ये बैरियर क्रॉस करवाएगी, तो ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपकी वेव्स कपल कर जाएं, जब आपकी वेव्स क्या कर जाएं, कपल कर जाएं। तो मैम ये तो वेव है डेफिनेटली, ठीक है, बट ये तो वेव ही नहीं है ना, ये तो वेव ही नहीं है, ये तो अभी तक न्यूक्लियस है ओनली आपके पास, राइट। ये तो न्यूक्लियस है, ये तो वेव की तरह एक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये अभी तक तो आपके पास में वेव नहीं है। अगर ये वेव की तरह एक्ट करेगा तो वो कब करेगा, सुनना देखो। होता क्या है ना, जब भी आप इसी टाइनी मैग्नेट को, और टाइनी मैग्नेट मैंने क्यों बोला है इसको, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर आपके पास में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट है, पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसकी वजह से अगर एक चार्ज पार्टिकल अपने ही एक्सिस पे ऐसे रोटेशन शो करता है तो वो टाइनी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, राइट। अब सुनना देखो, मैंने बोला हुआ क्या कि आपने इस टाइनी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से घूम ही रहा था, राइट। ये अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से क्या कर रहा था, अपने एक्सिस पे तो इस तरीके से घूम ही रहा था। साथ साथ अब ये क्या करेगा ना, ये इस तरीके से ऐसे भी घूमने लगेगा, राइट। समझ रहे हैं आप, मतलब जिससे अगर सपोज करो ये आपका न्यूक्लियस है, ये अपने एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर रहा था, ऑन पुटिंग दिस न्यूक्लियस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे तो घूमेगा ही, साथ साथ ये ऐसे भी घूमने लग जाएगा, मतलब ये इस तरीके से भी राउंड लेने लग जाएगा। और जब ये ऐसा राउंड लेगा, जब ये ऐसे ऑसिलेशन शो करेगा, तो यहां से प्रोड्यूस होगी आपकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। क्या प्रोड्यूस होगी, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, जिसको आप कहते हैं प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं जिसे, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और साथ साथ इसके इस तरीके से घूमने से जो प्रोड्यूस होता है, कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अब इसके पास में मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, तो बोलेंगे इसकी वजह से अब ये जो इसके पास में रेडियो वेव्स जो आ रही थी, उनकी एनर्जी आराम से क्या कर सकता है, खुद में गेन कर सकता है। मतलब अब जो है रेडियो वेव वो इसके साथ में कपल कर सकती हैं। बिफोर दिस कंडीशन ये कपलिंग पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि इसके पास में यस यू कैन से कि आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट थे, बट इसके पास में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। तो बोला पहला यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, बट ऑन पुटिंग दिस न्यूक्लियस इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
हुई, क्या चीज हुई, एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। बोलते हैं जैसे ही वो फील्ड डेवलप हो गया, अब इसके पास में दोनों फैक्टर आ गए, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया। नाउ इट इज कैपेबल इनफ ऑन एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन फ्रॉम द इनकमिंग रेडिएशन। क्या बोल रहे हैं कि आपसे बाहर से जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन से आ रही है, वो इसको एब्जॉर्ब ये इजीली कर लेगा, राइट ये वो बाहर से आने वाली रेडिएशन को, एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। और अगर ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो ये वाला स्पिन आपको शो कर देगा, ये वाला ट्रांजिशन आपको शो कर देगा। दैट मींस यहां से यहां को चला जाएगा और अपनी स्पिन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। जैसे ही स्पिन चेंज करता है ना, जैसे ही इस तरीके से न्यूक्लियस अपनी स्पिन चेंज करता है, तो इसको हम बोलते हैं, पहली बात ये वो कर सकते हैं, ये वो सारी स्पीशीज आपकी कर पाएंगी जो एनएमआर एक्टिव होंगी, राइट क्या होंगी, एनएमआर एक्टिव होंगी, स्पिन चेंज करेंगी डेफिनेटली, और उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एक सिग्नल जनरेट होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट में बात आती है, ये तो बेसिक था, ठीक है एनएमआर का। अब बात नेक्स्ट में आती है कि कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो आपको इस तरीके से एनएमआर का एक सिग्नल जनरेट करके देंगी। दैट मींस एनएमआर एक्टिव स्पीशीज यहाँ से कौन कौन सी प्रेजेंट हो सकती हैं, राइट सुनना देखो अब इसके बाद में सुनिएगा। तो मैंने बोला यहाँ से एनएमआर एक्टिव स्पीशीज एक्चुअली हमारी जो मदद करता है वो स्पिन क्वांटम नंबर हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ से लिखिएगा कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपकी हेल्प करता है ये बताने में कि विच स्पीशीज विल बी एनएमआर एक्टिव एंड विच विल नॉट बी, राइट। तो इसको आप आई से डिनोट करते हैं। अब मैंने बोला जिस किसी को भी एनएमआर एक्टिव होना है, एक्चुअली उसके लिए आई वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उसके लिए आई वैल्यू कुछ ना कुछ प्रेजेंट होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, अब सुना देखो यहाँ से, तो मैंने बोला आई वैल्यू नॉन जीरो आपकी जानी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव सम वैल्यू फॉर दिस आई, ताकि आप एनएमआर एक्टिव हो पाओ। देखने इधर, तो मैंने बोला लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा मास नंबर, एटॉमिक मास, राइट मास नंबर लिखती हूँ मैंने, यहाँ पे लिखा मास नंबर, यहाँ मैंने लिखा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखा एनएमआर एक्टिव की इनएक्टिव, एनएमआर एक्टिव, एक्टिव या फिर इनएक्टिव, राइट समझना देखो। हमने बोला जैसे सपोज करो मास नंबर आपके पास में इवन है, राइट एटॉमिक नंबर भी आपके पास में इवन है, तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, इट मींस जो आई वैल्यू आएगी ना वो आपके पास में जीरो आएगी। कैसी आएगी, जीरो आएगी। इट मींस आप बोलोगे जो एनएमआर है ना, एनएमआर इनएक्टिव है, राइट एनएमआर इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने एग्जांपल लिया, जैसे सपोज करो आपने बोला 13C या आपने बोला 12C6, राइट जो अपना C6 होता है कार्बन, 12C6, राइट तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। जैसे इवन इवन जाएंगे इट मींस वो एनएमआर इनएक्टिव होगा। इसी रीजन से अपन जो कार्बन 12 है उसको एनएमआर में किसी भी सिग्नल की सिग्नल देते नहीं देखते। इट मींस जो कार्बन आपका 6 होता है, कार्बन 12 होता है नंबर 6 उसका, तो बोलते हैं जो कार्बन 12 है वो आपके पास में एनएमआर इनएक्टिव होता है, उसकी वजह से कभी भी कोई सिग्नल इम्पार्ट नहीं होता इन दी एनएमआर। ठीक है, तो एनएमआर इनएक्टिव स्पीशीज की तरह आप देखते हो उसे। नेक्स्ट समझना, मैंने बोला लेट सपोज सेकंड नंबर पे मैंने ऐसे लिया कि ये इवन है या फिर ये ऑड है, और इसको बोला ये भी आपके पास में कैसा है, इवन है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि और इसके लिए लिखो कि आई वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होती है, दैट मीन्स ये एनएमआर एक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात की 14 and 7 की, राइट किसकी बात करी, 14 and 7 की। अब आप इसमें देखोगे कि भाई ये तो आपके पास में ऑड है, राइट जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो आपके पास में यहाँ लिखना, एटॉमिक नंबर तो आपके पास में ऑड है, राइट तो बोला एटॉमिक नंबर ऑड है लेकिन मास नंबर आपके पास में इवन है। चाहे ये सिनेरियो हो या फिर कोई और सिनेरियो ले लो आप, जैसे 1H1 ले लो, ठीक है जिसमें ये भी ऑड हुआ, राइट यहाँ पे बोल रही हूँ ये भी ऑड हुआ और ये भी ऑड हुआ, राइट ये भी ऑड हुआ, तो भी इन दोनों ही कंडीशंस में आप बोलोगे जो आई वैल्यू है ना आपकी वो कैसी जाएगी, नॉन जीरो जाएगी। इट मींस इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी स्पीशी कैसी होगी, एनएमआर एक्टिव स्पीशी होगी। कैसी होगी, एनएमआर एक्टिव स्पीशीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 13C6, राइट ये चीज ली 13C ले लिया मैंने, जैसे 13C लिया बोला एटॉमिक नंबर तो इवन लेकिन मास नंबर ऑड, राइट तो भी ये कैसा है, एनएमआर एक्टिव है। ठीक है, तो भी कैसा है, एनएमआर एक्टिव है। इस तरीके से एक्टिव इनएक्टिव का आप क्लासिफिकेशन करते हो और ये देखते हो कि कौन आपको सिग्नल जनरेट करके देगा, कौन एनएमआर में सिग्नल इंपार्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स में भी जाने से पहले ना सबसे पहले आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि सिग्नल्स कौन देगा। तो मैंने बोला सिग्नल वहां से जनरेट होते हैं जो आपका प्रोटॉन केमिकली नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से आपका सिग्नल जो है वो जनरेट होता है, राइट ये बात हम समझते हैं ना अच्छे से। सुनना देखो, जैसे मैंने अभी एक पीछे एग्जांपल लिया था वैसे ही कुछ लेती हूँ।
जैसे सपोज करो आपके पास में इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है, मैंने बोला कार्बन है, उसके पास में 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, जिसको ऐसे दिखा देती हूँ कि CH3 और यहाँ बोल दिया CH2 और ये बोल दिया फ्लोरीन अटैच्ड है या कोई भी एक्स ग्रुप अटैच्ड है। जैसे ये चीज़ होती है ना, तो उसके पास में जो लगे हुए हाइड्रोजन्स होते हैं, बोलते हैं इन दोनों का ही एनवायरमेंट, अगर इसे आप एक्सपेंड करके भी देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, राइट, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, राइट। अब क्या बोलेंगे कि जैसे ही आपने इसको इस तरीके से देखा, बोलोगे इन दोनों को ही, इधर साइड में फ्लोरीन दिखता है तो उधर साइड में हाइड्रोजन दिखता है, राइट। इन तीनों को ही इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन दिखता है, पास में ये हाइड्रोजन और इसको भी इधर ये हाइड्रोजन दिखता है। इट मीन्स कहने का मीनिंग है कि आप बोलोगे मैम इन दोनों का सिग्नल सेम है तो इन तीनों का सिग्नल सेम है, राइट। अगर आपसे नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे जाते हैं तो एक्चुअली आप आंसर करते हो केमिकल एनवायरमेंट देख के, सबसे पहला तरीका, राइट। आप आंसर करते हो उसको केमिकल एनवायरमेंट देख के और ये बताते हो कि केमिकल एनवायरमेंट अगर आसपास में अलग है तो अलग अलग सिग्नल देंगे, केमिकल एनवायरमेंट अगर पास पास में सेम है तो उन दोनों का सेम सिग्नल आता है। और सिग्नल जो इंपार्ट होगा वो डेफिनेटली केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन से होता है, कि अगर ये दोनों केमिकली नॉन इक्विवेलेंट है, अलग अलग है, तो इसका एक सिग्नल ए वालों का और बी वालों का एक सिग्नल इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप समझना, देखो इसमें और आगे इसको लेके चलते हैं। तो क्या हमेशा केमिकल एनवायरमेंट देखने से काम चल जाता है? देखो चल तो काम जाता है केमिकल एनवायरमेंट देखने से, लेकिन कभी कभी जो बड़े कॉम्प्लेक्स से आपके कंपाउंड्स आते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स बहुत कॉम्प्लेक्स से आते हैं, उनमें ये चीज चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर सुनना, उस कंडीशन के लिए आपको हेल्प करती है टोपोसिटी, ठीक है। उस कंडीशन में आपको हेल्प करती है टोपोसिटी। और टोपोसिटी की मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वरना टोपोसिटी इस तरीके से बोलता है कि आप ग्रुप को चेंज करके देखो किसी और ग्रुप से, है ना, और फिर चेक करो कि भाई कितने सिग्नल आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी सी ट्रिक होती है और उस ट्रिक से आप काम कर सकते हो। जैसे सुनिए, इस टोपोसिटी में मैं उस तरीके से इसको नहीं समझाऊंगी, लेकिन हाँ ऐसे बताऊंगी आपको कि आप इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, कि आपका होमोटॉपिक प्रोटॉन्स या फिर आपके हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स। कैसे होते हैं? होमोटॉपिक या फिर आपके हेट्रोटॉपिक प्रोटॉन्स 2 तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सुनिएगा आप बात, मैंने बोला अगर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स है, इसका मतलब है कि दोनों प्रोटॉन्स को आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। दोनों प्रोटॉन्स को घुमा के अपनी जगह पे लाया जा सकता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये आपके पास में R ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपके पास में R ग्रुप प्रेजेंट है। तो मैंने बोला अगर यहाँ से एक एक्सेस डाला जाए ना और इसको 180 डिग्री घुमा दूं, तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये इसकी प्लेस पे आ जाएगा। इट मींस दोनों सेम ही बात है। तो बोला यहाँ से ना अगर जैसे ही आप एक्सेस डालोगे तो बोलेंगे एक्सेस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे कि कह सकते हो आप C2 एक्सेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही C2 डलेगा 180 डिग्री रोटेट होगा, तो ये दोनों अपनी पोजीशंस क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। इट मींस बोलेंगे अगर इसको A बोल रहे हो तो ये भी A ही है। इट मींस HA जो है ना, HA ये कैसे है? तो बोलेंगे ये होमोटॉपिक है। ये कैसे हैं? ये होमोटॉपिक है, ये एक्सचेंजेबल है, ये दोनों अपनी प्लेसेस पे वापस से आ सकते हैं। इट मींस इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा। तो जब आपको सिग्नल्स देखने होते हैं तो आप होमो और हेट्रो से चेक करते हो, तो यहाँ बोलोगे मैम इन दोनों का एक ही सिग्नल आएगा, दैट मींस ये दोनों कैसे हैं? होमोटॉपिक इन नेचर है, ठीक है। आगे समझना, देखो हेट्रोटॉपिक किसको बोलते हैं? जिनको ऐसे लाया नहीं जा सकता, जिनको एक दूसरे की प्लेस पे एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल इसमें भी आप वैसे तो 2 कैटेगरी बना के बात करोगे। चलो पहली कैटेगरी लेती हूँ कि यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है, इधर कुछ R डैश है, इधर कुछ R है। मैंने कहा अब C2 लगा पा रहे हो क्या? आर यू कैपेबल इनफ ऑफ अप्लाइंग C2 नाउ? तो आप बोलोगे मैम जैसे ही यहाँ से C2 लगाएंगे ना तो ये तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन R डैश की तरफ चल जाएगा। इट मींस यहाँ से C2 इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे इन हाइड्रोजन्स को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। इट मींस ये कैसे हैं? हेट्रोटॉपिक। और हेट्रोटॉपिक की भी कौन सी कैटेगरी है? तो बोलोगे एनेंशियोटॉपिक। कैसे हैं? एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स हैं। कैसे हैं? एनेंशियोटॉपिक, ठीक है। और जितने भी आपके एनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स हो, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हो या फिर होमोटॉपिक प्रोटॉन्स हो, इन दोनों का ही एक ही सिग्नल आता है। तो कहोगे इसका भी सिंगल सिग्नल, ठीक है, सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल आएगा इनका, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स का। और एनेंशियोटॉपिक का भी कहते हैं कि इसका भी आपको सिंगल सिग्नल देखने को मिलता है, राइट। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, देखना जरा। मैंने बोला लेट सपोज आपने इसके लिए बात करी कि कार्बन है, इसके पास में फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और इधर आपके पास में हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और इधर सपोज कुछ भी कोई ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे करके, राइट। तो आप पता है क्या बोलेंगे? जैसे ही आपके पास में ये तरीका है पहचानने का कि जैसे आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके कोई भी कायरल सेंटर आपको दिख जाए ना कि यस मैम कायरल सेंटर प्रेजेंट है, जैसे ही कायरल सेंटर आपको दिख जाएगा तो उसके पास वाले जो हाइड्रोजन्स है ना, आप इनको कह देंगे कि ये डैश स्टीरियोटॉपिक इन नेचर है। कैसे हैं? आप यहां से बोल देंगे कि दीज प्रोटॉन्स आर डैश स्टीरियोटॉपिक इन नेचर। कैसे हैं? डैश स्टीरियोटॉपिक इन नेचर है। इट मींस जितने भी डैश स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे उनका अपना अपना सिग्नल आएगा, तो कहेंगे डिफरेंट सिग्नल आएगा। कैसा आएगा? डिफरेंट सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। बोलेंगे इसका A तो इसका B आना चाहिए, इस तरीके से,
राइट, समझ में आ रही बात? तो इनको कहते हैं डैश स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स या डैश स्टीरियोटॉपिक नेचर है इनका, ठीक है। तो ऐसे करके आपको चीजें पहचाननी होती है कि भाई आपके पास में एनेंशियो होमोटॉपिक है कि हेट्रोटॉपिक है। हेट्रो में भी आप पहचानते हो एनेंशियो है कि डाया है। अब बात आती है यही पहचान है क्या, इसी तरीके से चलना होता है? तो देखना इसको थोड़ा सा और क्लासिफाई कर देंगे हम यहाँ पे। तो हमने बोला जब भी आपको चेक करना हो ना तो आप ऐसे किया करो, सबसे पहले जैसे टोपोसिटी का जो चल रहा है अपना रूल या ट्रिक वॉट एवर यू से, ये जो चीज चल रही है इसमें आप होमोटॉपिक के लिए ना कैसे पहचान सकते हो, तो बोलते हैं होमोटॉपिक में आप एक बार के लिए C2 डाल के देखो, राइट। अगर वो एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे से तो डेफिनेटली वो कैसे हैं, सेम सिग्नल देने वाले हैं। वो क्या देने वाले हैं, सेम सिग्नल देने वाले हैं, राइट। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात मैंने बोली अगर आपने, ये तो था आपने प्लेन डाला, राइट, होमोटॉपिक के लिए। हेट्रो के लिए बोलते हैं, हेट्रो में जब आप आओ तो हेट्रो में आप यहाँ पे आपने एक्सेस डाला था ना, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, यहाँ आप एक बार के लिए प्लेन डाल के देखो। क्या डाल के देखो, प्लेन डाल के देखो। जैसे ही आप प्लेन डालोगे और प्लेन से दोनों प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, दो बातें होती हैं कि रिफ्लेक्ट करना या फिर बाइसेक्ट करना। क्या होता है, रिफ्लेक्ट करना या बाइसेक्ट करना। तो मैंने कहा अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हुए एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स। कैसे हुए, एनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हुए अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो, राइट। अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैसे हैं, डैश स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। कैसे हैं, डैश स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। इसके एग्जांपल कराती हूँ मैं आपको, एक दो आपको बात क्लियर होगी फिर। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट सपोज मैंने बोला यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल है ऐसा कि मैंने ये ले लिया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया NO2, राइट। जैसे ही मैं ये NO2 लगाऊंगी ना, अब मैं बोलूंगी यहाँ से अगर इस तरीके से प्लेन जा सकता है, इसको बाइसेक्ट करता, तो आप बोलोगे डेफिनेटली यहाँ पे एक प्रोटॉन प्रेजेंट है A, अगर इसको बोल रही हूँ, अगर इसको B बोल रही हूँ तो यही चीज वहां पे दिख रही है, तो बोलोगे मैम ये B हो, ये भी A होगा, ये भी B होगा। और ये जो प्लेन जा रहा है जिससे प्रोटॉन यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो कट रहा है, उसका भी अपना सिग्नल होगा। इट मीन्स बोलेंगे मैम ये तो बाइसेक्ट हो रहा है, इसका अपना एक सिग्नल। ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये पोर्शन जो यहाँ था वही यहाँ था, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है बोलते हैं इसका जो सिग्नल आएगा वही इसका सिग्नल, इसका जो सिग्नल आएगा वही इसका सिग्नल। दैट मीन्स इन शॉर्ट आप बोलेंगे कितने सिग्नल, तो बताएंगे 3 सिग्नल्स, राइट। कितने सिग्नल्स, 3 सिग्नल्स। NO2 को मत काउंट कर लेना, NMR इनएक्टिव है, मतलब उसके लिए हम नहीं देख रहे, 1H NMR पढ़ रहे हैं। तो बोलते हैं अगर आप 1H NMR देख रहे हैं तो 1H NMR में आपके पास में कितने सिग्नल आएंगे, तो बोलेंगे 3 सिग्नल्स आएंगे। बताइए भाई हो जाएगा क्या इस तरीके से? एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपके लिए, देखना PYQ का क्वेश्चन है वो। ये आपसे क्वेश्चन CSIR दिसंबर 15 में पूछा था। देखना क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से बोल रहे हैं नंबर ऑफ केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एक्सपेक्टेड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्फा पाइनिन। सुनना, ये आपके पास में एक अल्फा पाइनिन जो आपका कंपाउंड है, जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, इस तरीके से ले रखा है और आपसे बोल रहे हैं केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स जो इसमें एक्सपेक्टेड होंगे। सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स, राइट। केमिकल शिफ्ट नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, तो नॉन इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन्स होते हैं वही तो आपको देते हैं ना सिग्नल, तो बोल रहे जितने भी अलग प्रोटॉन्स होंगे वही सिग्नल देंगे। आपसे यही चीज पूछी है कि कितने आपको ऐसे सिग्नल मिलेंगे। तो जरा हम स्टार्ट करते हैं इसे, देखिएगा। जैसे आप इसको देखोगे ना, आपको एक चीज स्ट्राइक होगी, जब कोई कॉम्प्लेक्स आपके पास में मॉलिक्यूल आ जाए ना, तो उसको करने का, उसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहली बात तो होती है ये पहचानना कि होमो तो नहीं है, राइट। ये हो गई पहली बात। ये कैसे पहचानोगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री डाल के, ठीक है। ये कैसे पहचानोगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री डाल के, ठीक है, एक्सेस डाल के। दूसरी बात आती है फिर पहचानना कि हेट्रो तो नहीं है, और हेट्रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेन अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज ये होती है कि आप जब हेट्रो देख रहे हो ना, तो इसके साथ में ही कायरल सेंटर भी देख लेना। क्या देख लेना, कायरल सेंटर भी देख लेना। कभी कभी क्वेश्चन कायरल सेंटर से ही सॉल्व हो रहा होता है कि जैसे आपके ऑर्गेनिक स्पीशी में कोई भी कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे, तो रेस्ट जितने भी सारे आपके कार्बन प्रेजेंट है ना, जिन पे भी हाइड्रोजन्स है, वो सब डैश स्टीरियोटॉपिक हो जाता है। इट मीन सबका अपना अपना सिग्नल आता है, ठीक है। क्या आता है, उन सबका अपना अपना सिग्नल आता है। ये है आपकी तीसरी बात, ठीक है। फोर्थ में बोलूंगी आपको जो फॉरएवर चलेगा, दैट मीन्स केमिकल एनवायरनमेंट से सॉल्व करना आसान होता है, तो केमिकल एनवायरनमेंट देख के सॉल्व करना इज इजी, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ ये चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं इसे, देखिएगा। मैंने बोला अगर इसको मैं नोटिस करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर देखूंगी तो यहाँ पे एनवायरमेंट अलग आ रहा है, डबल बॉन्डेड आ रहा है। इस साइड में जाएंगे तो एनवायरमेंट अलग आ रहा है, ऊपर देखूंगी तो एनवायरमेंट अलग आ रहा है। इट मींस ये कार्बन कैसा है, कायरल है, राइट। ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल है तो इसके आसपास जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो सारे कैसे हो जाएंगे, बोलेंगे डैश स्टीरियोटॉपिक के नेचर हो जाएंगे। इट मींस यहाँ पे भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये CH3 है, राइट। यहाँ पे आपके पास में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है,
इधर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जिसको आप भूलते हैं कि ये CH3 और ये भी CH3, इट मींस यहाँ पे भी आपको 2 सिग्नल देखने को मिलेंगे। जैसे ही कायरल कार्बन आएगा, बाकी रिंग के सारे जो आपके एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उन सबका अपना अपना सिग्नल आने लगेगा। दैट मींस सबके सब डैश स्टीरियोटॉपिक हो जाएंगे, तो अपना अपना सिग्नल देंगे। बोलेंगे इसका एक सिग्नल, नंबरिंग ही चलाते हैं, तो बोला 1, इसको बोला 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, 9 और ये 10, राइट। ये जो सेंटर वाले हैं बोला 9 और 10, ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बोलेंगे डी शुड बी द करेक्ट आंसर। दैट मींस इसमें कितने सिग्नल आने चाहिए, 10 सिग्नल आने चाहिए, ठीक है। ऐसे तो नंबर ऑफ सिग्नल्स पे ही अपने आप में ही बहुत सारे आपके लेक्चर्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट इतना टाइम हम लोगों के पास में, इतना ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है जी। तो इस पे आप मोर एंड मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल दो आई कैन शेयर द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट आपका यही है कि पहले आप पहचानो होमो तो नहीं, क्योंकि होमो होंगे तो आपके पास में एक ही सिग्नल आएगा, ठीक है। दोनों का एक ही सिग्नल आएगा, अलग अलग काउंट करने की फिर नीड नहीं होगी। अगर हेट्रो होगा तो हेट्रो में 2 कैटेगरी है कि एनैंशियोटॉपिक या डायस्टीरियोटॉपिक। अब अगर एनैंशियोटॉपिक भी होगा ना तो भी उसका एक ही सिग्नल आएगा। तो यहाँ लिख लेना कि चाहे होमो होगा, दोनों आप हाइड्रोजन्स को होमो बोलो, चाहे उनको एनैंशियोटॉपिक बोलो, दोनों का आपको सेम ही सिग्नल मिलेगा। कहेंगे एनैंशियोटॉपिक होते हैं उन दोनों का भी सेम होता है, होमोटॉपिक होते हैं उन दोनों का भी सेम ही होता है सिग्नल। जिसका अलग होता है वो होता है डायस्टीरियोटॉपिक, उनके अलग अलग सिग्नल आते हैं, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल आते हैं। चलिए जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट आपके, ये सारा कंसेप्ट था आपका नंबर ऑफ सिग्नल्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के नेक्स्ट बात करते हैं आपकी केमिकल शिफ्ट की, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करती हूँ मैं आपसे केमिकल शिफ्ट की। सुनना, देखो केमिकल शिफ्ट आपने समझा होगा, ये आपने पढ़ा भी है। केमिकल शिफ्ट एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि जैसे अपना NMR में सिग्नल आ रहा है तो ये किसकी रेफरेंस में आ रहा है ना। और दूसरी चीज ये भी होती है कि जो आप सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है NMR इंस्ट्रूमेंट्स में, इस इंस्ट्रूमेंट का अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में न्यूक्लियस रखा था जब जाके आपको ये सिग्नल इंपार्ट हो रहा है, तो मैंने कहा अगर ये आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो B0 ले रखा है ना, अगर मैं चेंज कर दूं तो आपका जो वैल्यू आ रही है पर्टिकुलर प्रोटॉन की, वो बदल के आएगी। इस चीज को कांस्टेंट रखने के लिए एक्चुअली हमने एक पहली बात तो यहाँ पे क्या किया, फॉर्मूला जनरेट किया, जिस फॉर्मूले में हमने मैग्नेटिक दैट मींस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से ही डिवाइड कर दिया। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिस पे आपका इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा होता है, राइट। एक तरीके से मैं बोलूं तो जो आपकी सिग्नल वैल्यू आ रही थी ना, जो आपकी जो भी सिग्नल वैल्यू आती है, वो सिग्नल की वैल्यू ना डिपेंड करती है किस पे, तो आप बोलते हो मैम एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक तो फील्ड पे कि कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये ज्यादा कम हुआ तो ये वैल्यू बदल जाएगी, है ना। इनडायरेक्टली ये चीज किस पे डिपेंड करती है, तो मैंने कहा ये चीज डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, राइट। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए ही हमने कहा, एक फॉर्मूला हमने निकाला केमिकल शिफ्ट का, जिसको बोलते हैं कि केमिकल शिफ्ट डेल्टा विल बी इक्वल्स टू शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपका शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी अपॉन में आप देखते हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इनटू में लिखते हैं आप 10⁻⁶। क्या लिखते हैं, इंटू 10⁻⁶। ऐसे करके आपका ये एक फॉर्मूला जनरेट होता है। दिस यू नो कि ये फॉर्मूला आपका जनरेट होता है। और ये किस में आता है, तो बोलते हैं ये जो शिफ्ट की वैल्यू आती है एक्चुअली ये ppm में आती है। किस में आती है, ppm में आती है। ये जो आपकी शिफ्ट होती है ये हर्ट्स में होती है, और ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये मेगा हर्ट्स में आती है, दैट यू नो, राइट। चलिए सुनिएगा, तो ये जो NMR सिग्नल आता है एक्चुअली किसी के रेफरेंस में आता है। तो हमने कहा हम यहाँ पे टेट्रा मिथाइल सीलेन दैट मींस TMS को यूज करते हैं, जिसका सिग्नल जो है आपको 0 ppm पे यहाँ से मिलता है, राइट। और ये डेल्टा वैल्यू, ये शिफ्ट वैल्यू डेल्टा वैल्यू यहाँ से इंक्रीज होती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 ऐसे करके बढ़ती जाएगी। आप सुनना, देखो मैंने बोला आपको कभी सपोज करो सिग्नल यहाँ पे मिलता है, राइट, और सपोज करो आपको सिग्नल यहाँ पे मिलता है। तो अब मैं ना इनकी वैल्यूज में बात करूं तो सपोज करो ये सिग्नल आपको 3 ppm पे मिल रहा है, ये ppm चल रहा है नीचे यहाँ पे, राइट। और मैंने बोला सपोज यहाँ पे ये वैल्यू आपको लेट सपोज 8 ppm पे मिल रही है, राइट। तो मैं एक बात बोलूंगी आपसे कि ये वाला जो सिग्नल आपको मिल रहा है ना, ये वाला जो सिग्नल आपको मिल रहा है यहाँ से, ये एक्चुअली TMS के क्लोज है, राइट। TMS हम इसलिए भी चुनते हैं क्योंकि TMS रेफरेंस इसलिए बनाते हैं, वो मोस्ट शील्डेड होता है, राइट। TMS जो होता है वो मोस्टली शील्डेड होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारी होती है, जिसकी वजह से इट इज द मोस्ट शील्डेड। सेकंड बात ये होती है कि ये वोलेटाइल इन नेचर होता है, तो एज सच अपने सिग्नल पे कोई यहाँ पे फर्क भी नहीं पड़ता, आप इसको वापस जो है सोल्यूशन से निकाल सकते हैं, कॉज इट इज वोलेटाइल इन नेचर, राइट। तो हम बोलते हैं इस TMS से जब हम वैल्यू अपनी कंपेयर करते हैं ना, कि अपनी डेल्टा वैल्यू जो हमारी शिफ्ट वैल्यू आई है, जो हमारा सिग्नल आया है, वो कितनी दूरी पे आया है, वो आगे आया है कि इसके पीछे आया है। दैट मीन्स अगर आपका जो प्रोटॉन है वो बहुत ही ज्यादा शील्डेड होगा ना, तो हो सकता है वो TMS से भी पीछे चल जाए,
राइट, उसकी वैल्यू टीएमएस से पीछे चल जाए, अगर ये वैल्यू पीछे गई तो आपकी डेल्टा वैल्यू नेगेटिव में आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव में आएगी, वो भी आती है। तो जब कभी कभी आपको वैल्यूज इसकी डेल्टा वैल्यू, केमिकल शिफ्ट वैल्यू नेगेटिव मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि आपका प्रोटॉन अच्छा खासा शील्डेड है, राइट। कभी कभी 0, -2 ऐसी वैल्यूज मिलती हैं तो हम वी गॉट टू नो कि आपका जो प्रोटॉन है वो हाईली शील्डेड है, राइट। आगे सुनिएगा, जितनी ज्यादा ये वैल्यू इस तरफ में जाएगी ना तो हम बोलेंगे डाउन फील्ड, राइट। इसको क्या बोलते हैं? डाउन फील्ड। तो बोलते हैं जितनी ज्यादा ये वैल्यू डाउन फील्ड जाती है उतनी ज्यादा ये वैल्यू डी शील्डेड कहलाती है। तो डाउन फील्ड इज फॉर डी, डी शील्डेड इज फॉर डी। तो कहते हैं डाउन शील्डेड, डाउन फील्ड दैट मीन्स डी शील्डेड। और दूसरी बात आप लिखते हो अप फील्ड दैट मीन्स शील्डेड, अप फील्ड दैट मीन्स शील्डेड, राइट। तो जो जितना ज्यादा शील्डेड होगा उसकी वैल्यू आपको टीएमएस के पास मिलेगी या इवन पीछे मिल जाएगी, और जो जितना ज्यादा इससे आगे आएगा इट मीन्स वो उतना ही डी शील्डेड या उतना ही ज्यादा कैसा है? डाउन फील्ड या डी शील्डेड, ठीक है। चलिए ये चीजें आप कुछ ध्यान रखेंगे, यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपके काम का है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ और यहाँ से आप केमिकल शिफ्ट वैल्यू प्रोटॉन्स की जानते हैं। तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ वैल्यूज ले रखी हैं, ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज हैं जिनको आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। ये अपने बहुत काम में आती है क्वेश्चंस में, तो आप इन वैल्यूज को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये केमिकल शिफ्ट की पर्टिकुलर वैल्यूज हैं टाइप ऑफ प्रोटॉन के लिए, लाइक टीएमएस को आप रेफरेंस यूज करते हो तो 0 लेते हो उसके लिए। ये आपके 1 डिग्री CH3 के लिए आप वैल्यू 0.9 तक लेते हो। जो काम की है मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 3 वैल्यूज तो बहुत ही ज्यादा है, दैट मीन CH2 की वैल्यू 1.3 तक जाती है, CH की वैल्यू 3 डिग्री 1.7 तक जाती है। जो डबल बॉन्डेड CO से कार्बोनिल से CH3 कनेक्टेड होता है उसकी वैल्यू 2 से लेकर 2.5 तक जाती है। लेटर ऑन यू कैन नोट ऑल ऑफ द वैल्यूज कि भाई OCH3 ये भी बड़ा काम आता है, वो वैल्यू आपकी 3.5 से 4.5 तक जाती है एंड सो ऑन। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट में भी आपके लिए चीजें नोट कर रखी हैं जिनको यू कैन राइट डाउन कि भाई इस तरीके से ये सारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रहती है। एल्डिहाइडिक H हो गया या आपका ये एक एसिड से कनेक्टेड जो H हो गया, इनकी वैल्यूज को खास आप ध्यान रखेंगे कि 10 से 12 तक, जैसे इसकी 9 से 10 तक ये जो वैल्यू है एल्डिहाइडिक H की इतनी जाती है। जो बेंजीन है, बेंजीन उससे कनेक्टेड जो H होता है, बेंजीन के जो प्रोटॉन्स है उनकी वैल्यू 6 से 8 तक जाती है। अब ये वैल्यू ना 6 से 8 की रेंज में रहती है, नॉर्मली 7 तक होती है। अगर सपोज बेंजीन पे कोई मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को डी शील्डेड कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के, राइट। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन हो गए डी शील्डेड तो वैल्यू बढ़ गई, तो 7 से वैल्यू बढ़ के 8 तक चली जाती है, फिर 7 से 8 की रेंज में आती है। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर वो आपके प्रोटॉन्स को कैसा करेगा? शील्डेड, तो वैल्यू कम आएगी, दैट मींस ये वैल्यू 6 से 7 की रेंज में आती है, राइट। तो ये चीज चलती है आपके बेंजीन के केस में कि ये वैल्यू 6 से 7 का ब्रैकेट और कभी 7 से 8 का ब्रैकेट टच कर रहा होता है, राइट। चलिए जी आगे बढ़ती हूँ मैं। तो इसके साथ में मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए जो दिसंबर 11 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं आपसे कि बताइए अप्रोप्रिएट 1H NMR केमिकल शिफ्ट फॉर द प्रोटॉन्स A and D, A to D फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको बताना था कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा केमिकल शिफ्ट के लिए। तो आप देखो जो चीज आप यहां से आंसर कर सकते हो ना, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, बहुत डायरेक्ट, वो समझना। सबसे पहला जो बहुत डायरेक्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि मैम ये OCH3 है ना, OCH3 इसको हम जानते हैं कि OCH3 की वैल्यू जो है वो 3.5 से 4.5 ppm तक जाती है, राइट, ये रेंज आती है। तो ये कौन सा ऑप्शन में अगर आप चेक करोगे, दैट मींस डी को अगर आप चेक करोगे, बोल रहे हैं 2.1, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 3.9 यस कैन बी द ऑप्शन, ये 3.9 हो सकता है, ये 2.1 तो ये भी नहीं हो सकता, राइट। डी को देख के 2 ऑप्शंस तो मैंने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए। और यकीन मानना जो आपके NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से या ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से CSIR नेट में क्वेश्चन आता है वो ऑप्शंस एलिमिनेशन से ही हो जाता है। लास्ट आपको जब भी कंफ्यूजन बचेगा ना वो 2 में ही बचेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ती हूँ। अब देखना, अब नेक्स्ट में बात जो आएगी ना वो ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे हम, तो इसके लिए हमको थोड़ा यहाँ पे इसको लेके जाना पड़ेगा। मैं बोलूंगी CH3 इस तरीके से डबल बॉन्डेड और यहाँ पे डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे आपके OCH3 ये कुछ इस तरीके से आपके कनेक्टेड है, राइट। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब देखना होता क्या है, जब भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती है ना तो कॉन्जुगेशन होती जरूर है। जैसे यहाँ पे अगर ये दिख रहा है आपको कि ये इस तरीके से जा सकता है तो यस ये जाएगा, तो आप लिखेंगे CH3, ये हो गया आपके पास में C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा डबल बॉन्डेड और ये O पे नेगेटिव चार्ज, ये O और ये CH3, राइट। इस तरीके से ये H आ जाएगा और ये H आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज क्योंकि यहाँ से बॉन्ड उधर मूव कर गया, एकदम सही है। आगे सुनना, मैंने बोला यहाँ से ना इसका तो सॉर्टेड है एकदम कि ये तो आपका 3.5 से 4.5 में लाई करेगा। अब आपको एक चीज दिख रही है कि ये वाला जो कार्बन, ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये वाला जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके लिए बोलोगे कि मैम ये ना मोस्ट डी शील्डेड के पास में लगा हुआ है, मतलब इसका एनवायरमेंट कैसा हो गया? डी शील्डेड हो गया, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये क्या करेगा? इससे पुल करेगा। इट मींस ये कार्बन, ये हाइड्रोजन कौन से
जोन में आएगा, बोलेंगे डी शील्डेड में आएगा। इट मींस इसके डेल्टा वैल्यू कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक बात तो क्लियर है, अगर इन्होंने जो भी नेम दिया था इसको, फॉर एग्जाम्पल इसको बी, इसको ए दिया था, तो बोलेंगे ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, तो डेफिनेटली जो डेल वैल्यू बी की है वो ग्रेटर आएगी डेल वैल्यू ए से। इट मींस ये आपका मोस्ट डी शील्डेड होगा। तो बी की वैल्यू ए से तो ज्यादा जानी चाहिए। ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो। तो आप बोलोगे ये दो ऑप्शन है जिनमें हमको डाउट आ रहा था, राइट। डी तो सॉर्टेड है, तो डी को तो हटा दूं मैं यहां से। अगर मैं बी और ए में कंपेयर करूं तो बी और ए दोनों में ही कितने जा रहे हैं, बी और ए, तो आपको बी दोनों में ही हाई दिखना चाहिए ए से, राइट। इसकी डेल वैल्यू ज्यादा जानी चाहिए। तो बोलेंगे यहाँ, अच्छा यहाँ पे आपकी वैल्यू जा रही है 5.7। देखना जरा, नोटिस करना एक बार के लिए। बी की वैल्यू जा रही है 5.7, इसकी वैल्यू जा रही है 6.8। नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये ज्यादा होगा ना इससे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटमॉस्फेयर के अंदर लाई कर रहा है आपका बी। इट मींस डी शील्डेड है, तो वैल्यू इसकी ज्यादा होनी चाहिए। बोलेंगे बी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कम कर रखी है, ए की ज्यादा कर रखी है, तो गलत हो गया। इट मींस ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, जहां पे बी की वैल्यू ज्यादा है ए से, 6.8 है और वो 5.7 है। और बोलेंगे जो सी है, सी उसके लिए आपके नॉर्मल सी जो वैल्यू लगी हुई है दैट मींस 2.1। अब जो आपका CH3 होता है ना, CH3 की वैल्यू मैंने आपको लिखवाई भी है अभी आज ही की क्लास में कि इसकी वैल्यू ना 1.7 तक जाती है, राइट। कितनी जाती है, 1.7 तक जाती है। और कोई एटमॉस्फेयर होगा तो वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, जिसके पास वाले ग्रुप है थोड़ी बहुत वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो बोलते हैं ये वैल्यू बढ़ के कितनी हो सकती है, 2 तक चली जाएगी। तो मैंने बोला 2, और ये चीज जो होती है ना, डेल वैल्यूज जो होती है, ये डेल वैल्यूज प्लस माइनस 0.5 तक चलती है ऊपर नीचे। तो बोलते हैं जब आप 2 तक आइडिया लगा ही रहे हो तो 2.2 2.3 तक चली जाएगी वैल्यू। दैट मीन्स कि प्लस माइनस 0.5 ऊपर नीचे हो रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ में आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट ऑप्शन होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, राइट। अब हम बढ़ते हैं आगे, सुनिएगा, देखिए नेक्स्ट में मैंने बोला यहाँ से एक आपका टॉपिक आता है जिसका नेम होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, राइट। एक टॉपिक आता है जिसका नेम होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एक्चुअली ये क्या होता है तो सुनना, देखो मैंने बोला एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आपके पास में नॉर्मल इस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, नॉर्मल वैल्यूज देखोगे आप, जैसे सपोज करो कोई आपके पास में CH2 के पास में फ्लोरीन लगा हुआ है, इसकी नॉर्मल वैल्यू 1.3 तक होती है। फ्लोरीन लग गया तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 3 से, 3 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बोलेंगे 1.3 से 3 से वैल्यू बढ़ी ना तो 4.3 तक चली जाएगी, 4.5 तक चली जाएगी। ऐसा एक्सेप्शनली क्या होता है डबल बॉन्डेड सिस्टम में, आप डेटा से नोटिस करना जो मैंने आपको लिखवाया है कि आप जो डबल बॉन्डेड देखोगे ना कार्बन, इनके केस में आपको वैल्यू एक्सेप्शनली हाई मिलेगी, बहुत ज्यादा वैल्यूज मिलेगी। तो ऐसा क्या है इनके केस में, तो बोलते हैं जैसे ही आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखते हो ना, तो बोलते हैं मैम ये ऐसा तो रहेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे डीलोकलाइज होती रहती है। इट मींस जो यहाँ पे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से डीलोकलाइज होती रहती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से घूमती है ना तो जनरेट होता है एक मैग्नेटिक फील्ड, और कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड है तो फील्ड लाइंस है। दैट मींस यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मैंने एरोमेटिक सिस्टम ले रखा है, 6 कार्बन ले रखे हैं इस तरीके से, सुनना देखो, अगर मैंने इस तरीके से मेरे कार्बन ले रखे हैं और बोला ये उनसे एसोसिएटेड आपके ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो पता है क्या होगा, देखना अभी होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, ये इस तरीके से इसमें घूमने लगेगी। घूमती है बेंजीन में, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस तरीके से घूम रही है तो यहाँ से जनरेट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिनको मैं कुछ इस तरीके से बता सकती हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ऐसे को चल रही होंगी। अब डायरेक्शन क्या होगा, तो बोलेंगे अगर आप अंदर से ऐसे देख रहे हो डायरेक्शन, तो बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर आती दिखेंगी। वेयर एज बाहर से देखोगे तो बोलोगे ये इनका डायरेक्शन ऐसे होगा कि ये अपवर्ड जा रही होंगी। दैट मीन्स अगर यहाँ से बात करूं तो यहाँ पे आपका लग रहा है B0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, राइट। क्या लग रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अपवर्ड साइड, राइट। अगर सपोज करो इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन इस जोन में लाई कर रहा है, तो बोलेंगे मैम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है अपवर्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन अपवर्ड है। इट मींस इसको डिफेंड करने के लिए, इसको बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बचाने रही, डिफेंड नहीं कर रही, उल्टा ये तो उसका सपोर्ट कर रही है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का। जिसका मतलब ये है कि इस पे अगर आप बी इफेक्टिव की बात करते थे ना, जिसको बी इफेक्टिव को अगर आपने पढ़ा है तो B0 माइनस BE कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, B0 माइनस BE। बोले तो B0 आपका है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, BE आपके लिए है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इससे एसोसिएटेड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो बोलते हैं यहाँ पे तो इसको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। इट मींस बी इफेक्टिव जो इस तक पहुंचेगा ना, जैसे अंदर की बात करूं कि सपोज कोई आपका प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है, तो अभी इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बाहर जा रही है, मतलब वो उनका डायरेक्शन है आउटवर्ड, राइट। और जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लग रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायरेक्शन है अपवर्ड। इट मींस अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को
सॉरी अंदर के प्रोटॉन को बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए ये फील्ड लाइंस अपोजिट काम कर रही हैं, इट मींस डिफेंड कर रही हैं, राइट। तो इसके पास में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड पहुंचेगा, जिसको मैं बोलूंगी यहां से इसके पास में थोड़ा बहुत भी इफेक्टिव पहुंचेगा। इट मींस ये कैसे जोन में है, तो बोलेंगे ये तो शील्डेड जोन में है, इसको तो डिफेंड कर रही है फील्ड लाइंस, बोलेंगे ये तो शील्डेड जोन में है। कैसे जोन में है, शील्डेड जोन में है। वेयर एज इसको डिफेंड कोई नहीं कर रहा, ये कैसे जोन में है, तो बोलेंगे ये डाउन फील्डेड, या इसको कहेंगे ये डी शील्डेड जोन में है। ये कैसे जोन में है, डी शील्डेड जोन में है। तो ये जो डी शील्डेड और शील्डेड जोन बने हैं ना, इन्हीं को बोला जाता है कि या तो पैरामैग्नेटिक फील्ड, तो बोलते हैं आउटसाइड अगर कोई प्रोटॉन लाई करेगा तो वहां फ्रेम होगा पैरामैग्नेटिक फील्ड, वेयर एज अगर इनसाइड कोई प्रोटॉन लाई करता है तो यहाँ पे फ्रेम होगा डायामैग्नेटिक फील्ड। क्या फ्रेम होगा, डायामैग्नेटिक फील्ड। इट मींस जो भी प्रोटॉन रिंग के इनसाइड प्रेजेंट आएगा उसकी वैल्यू, डेल वैल्यू, आप समझते हो ये बात कि डी शील्डेड में डेल वैल्यू बढ़ जाती है और शील्डेड में, दैट मींस डायमैग्नेटिक में, शील्डेड में ये जो डेल वैल्यू है ये कम हो जाती है, राइट। तो बोलेंगे कोई भी प्रोटॉन जो अंदर लाई करेगा उसकी डेल वैल्यू कम होगी, वेयरएज कोई भी प्रोटॉन बाहर लाई करता है तो डेल वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। ये पर्टिकुलर केस जो मैंने अभी बताया है, समझाया है आपको, ये एरोमेटिक सिस्टम के लिए है, राइट। ये किसके लिए है, एरोमेटिक सिस्टम के लिए है। नॉन एरोमेटिक सिस्टम के लिए सिनेरियो उल्टा है, राइट। यहाँ पे लिख लेना कहीं कि नॉन एरोमेटिक जो सिस्टम है उनके लिए सिनेरियो उल्टा चलता है। समझना देखो यहाँ से, अगर आपके पास में नॉन नहीं सॉरी एंटी, तो जो आपके पास में एंटी एरोमेटिक सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक जो सिस्टम होंगे, लेट सपोज आपके पास में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया कि आपके पास ये कोई एंटी एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, राइट। मैंने बोला अगर कोई भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है तो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इट मींस अब फील्ड लाइंस यहाँ पे तो इस तरीके से जा रही हैं, यहाँ पे इनका डायरेक्शन अंदर की साइड है और यहाँ पे इनका डायरेक्शन इस साइड है। इट मींस अपोजिट हो गया कि अब जो प्रोटॉन यहाँ पे लाई करेगा ना, वो लाई करेगा आपका डायामैग्नेटिक फील्ड में। किस में लाई करेगा, डायामैग्नेटिक फील्ड में। इट मींस ये वाला तो होगा शील्डेड, जो आउटवर्ड प्रोटॉन होगा ना, उल्टी कहानी हो गई कि शील्डेड, और जो प्रोटॉन इनसाइड अगर रिंग के कभी कोई प्रेजेंट हो गए तो बोलेंगे वो लाई करेंगे एक पैरामैग्नेटिक फील्ड में। उल्टी चीज होती है और इससे सीएसआई नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ये लाई करेगा पैरामैग्नेटिक फील्ड, या फिर कहेंगे डी शील्डेड जोन में। किस में लाई करेगा, डी शील्डेड जोन में लाई करेगा। क्लियर है ये चीज आपको। चलिए, तो ये कुछ टॉपिक थे, इनसे बेस्ड आप पीवाईक्यूज क्वेश्चन देख सकते हो, आपको आराम से वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व भी होंगे, आपको समझ में भी आएगा कैसे पूछते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समझना देखो, नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ से इंटेंसिटी की, ठीक है। हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की। सुनना देखो, यहाँ से लिया मैंने इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, राइट। इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल, सिग्नल की इंटेंसिटी कैसे बताई जाती है, सुनना देखो। मैंने बोला कभी भी आपके पास में कोई भी सिग्नल आ रहा है, लेट सपोज मैंने बोला CH3 CH2 और ये F, राइट। कितने सिग्नल आएंगे, तो आपने कहा सिग्नल की इंटेंसिटी यहाँ से, सिग्नल के नंबर सॉरी A और B, दैट मीन्स दो सिग्नल यहाँ से फ्रेम हो रहे होंगे। इन दो सिग्नल को मैं ऐसे बता सकती हूँ कि कहीं मेरे पास में दो सिग्नल इस तरीके से मुझे मिल रहे होंगे। अभी हमें नहीं पता सिंगलेट डबलेट वॉटेवर, तो हमने तो सिंपल बोल दिया कि दो सिग्नल आ रहे होंगे ऐसे करके, राइट। ये आपका TMS का सिग्नल हो गया, ये आपका TMS हो गया। अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई इनकी इंटेंसिटी बोले तो हाइट, राइट। तो मैंने बोला इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल कितना रहेगा, ये कितनी हाइट के रहेंगे सिग्नल, वो कैसे पता चलेगा, तो आप बोलोगे एक्चुअली मैम जो इंटेंसिटी का रेशियो रहता है ना सिग्नल का, वो वही रेशियो रहता है जितने इनके नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। इट मींस इंटेंसिटी, यहाँ से लिखना रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उनका अपना जो रेशियो आएगा वही रेशियो आपके इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल का होगा। जैसे सपोज मुझे बताओ दो सिग्नल आ रहे हैं, कितने कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, बोलोगे यहाँ पे इन दो हाइड्रोजन का एक सिग्नल है और ये तीन हाइड्रोजन का एक सिग्नल है, राइट। तो जो आपको इंटेंसिटी सिग्नल की जो हाइट मिलेगी ना, वो भी इसी रेशियो में मिलेगी कि एक आपका थ्राइस होगा तो एक आपका उसका डबल होगा, 3:2 होगा। मतलब कहने का मीनिंग है कि इनका जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। तो ये जो सिग्नल की हाइट का रेशियो आया वो कहां से आया, बोला नंबर ऑफ रेशियो, जो रेशियो है आपके इनके केमिकल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स का, कि जितने हाइड्रोजन्स केमिकली इक्विवेलेंट हैं उनकी गिनती कर लो। बोलोगे ये दोनों इक्विवेलेंट है, इनकी होगी 2, ये तीन इक्विवेलेंट है, इनकी होगी 3। इट मींस जो रेशियो इनका केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का है वही रेशियो इंटेंसिटी का रहेगा। मतलब यहाँ पे जो इनकी हाइट आएगी वो भी इसी रेशियो में आएगी कि 3:2। बोलिए भाई, क्लियर है क्या ये बात। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन आता है December 14 में, जो आपसे बोल रहा है कि द Banach NMR स्पेक्ट्रम ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड डाइक्लोरोमीथेन इन CdCl3 exhibits the two singlet in 1:1 intensity.
मोलर रेशियो ऑफ एसीटोन टू डाइक्लोरोमीथेन इन द सोल्यूशन इज, आपसे क्या बोला, इसने क्वेश्चन को एक बार समझना, ठीक है, क्वेश्चन समझना इज नॉट अ इजी टास्क, उलझा हुआ सा क्वेश्चन है, सुनना देखो। आपसे क्वेश्चन दिसंबर 14 में ये बोल रहा है कि भाई जो इनकी इंटेंसिटी का रेशियो है ना वो 1:1 है, इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 है। अब कौन कौन लिया है इन्होंने, एक तो लिया है यहाँ से एसीटोन, तो एसीटोन को बोलते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो ऐसे लिख दूं इसको, मैं इसको लिख देती हूँ, ऐसे बनाई देती हूँ कि CH3, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, राइट। और दूसरा ले रखा है इन्होंने डाइक्लोरोमीथेन, राइट, क्या ले रखा है, डाइक्लोरोमीथेन। तो मैंने कहा सपोज ऐसे बना देते हैं कि ये लो भाई H और H, ये हो गया अपना डाइक्लोरोमीथेन, राइट। सुनना देखो, अब बोल रहे हैं इसके इनको 2 सिंगलेट मिले, ठीक है, 2 सिंगलेट मिले, 1:1 में मिले, 1:1 में मिले। अब तुम बोलोगे मैम आपने तो उल्टा पढ़ा दिया, इसका मतलब क्यों, आपने तो अभी अभी बोला था जो इंटेंसिटी का रेशियो मिलेगा वो एक्चुअली इनके नंबर ऑफ जो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनसे मिलेगा। तो मैम इससे जो मेरे को सिग्नल मिल रहा है, देखना भाई यहां से ध्यान से देखना, आप बोलोगे मैम यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, राइट, यहाँ पे प्लेन प्रेजेंट है, और जैसे ही प्लेन प्रेजेंट है ना तो मैम इसका जो सिग्नल आएगा वही इसका सिग्नल आएगा, राइट, एकदम सही है। तो बोलोगे मैम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है जो इक्विवेलेंट है, एकदम सही है। और इसमें बोलोगे मैम इन दोनों का तो सेम ही सिग्नल आना है, ये भी ए ये भी ए, तो बोलोगे मैम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं जिनका एक ही सिग्नल आना है, तो यहाँ पे सिग्नल पूछूंगी एक, यहाँ पे सिग्नल एक, किसकी वजह से, 6 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल, ये तो सही है ना, इतना तो ठीक है। इंटेंसिटी का रेशियो पूछा तो आपने कहा मैम इंटेंसिटी का रेशियो 1:1 कैसे हो सकता है, इंटेंसिटी का रेशियो रहना चाहिए 6:2, राइट, ये रहना चाहिए इंटेंसिटी का जो सिग्नल है। और ये भी देखना किससे किसको बोला है, जैसे यहाँ पे बोला आपको एसीटोन टू डाइक्लोरोमीथेन, तो एसीटोन को पहले रखना, डाइक्लोरोमीथेन को बाद में। तो मैम जो रेशियो आना चाहिए वो ये आना चाहिए ना, इन एक्चुअल जो आपने सिखाया था कि इंटेंसिटी का जो रेशियो आता है सिग्नल की इंटेंसिटी का वो केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के रेशियो के बराबर होता है। तो मैम 6 प्रोटॉन है केमिकल इक्विवेलेंट, 2 प्रोटॉन है केमिकल इक्विवेलेंट, तो रेशियो शुड बी 6:2। बट वो आपसे बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक द इंटेंसिटी रेशियो 1:1, वो क्या चाहते हैं, इंटेंसिटी रेशियो ये रहे, राइट। तो बोलते हैं मोलर रेशियो क्या रखना है फिर, तो मोलर रेशियो उनको समझाओ जाके कि मोलर रेशियो यहाँ पे इसको 3 टाइम्स कर दो तो मोलर रेशियो आपका 6:6 ही आएगा। समझ में आई के बात, कि यहाँ पे मोलर रेशियो पूछ रहे हैं आपसे कितना करें इन ऑर्डर टू गेट द इंटेंसिटी रेशियो 1:1, कि आपको इंटेंसिटी रेशियो 1:1 ही मिले, इसके लिए मोलर रेशियो क्या करना है, तो बोलना है इसको 3 से इनटू करना है, दैट मीन्स इसको 3 टाइम्स लेना है तभी आपको ये मिलेगा। इट मीन्स ये आपको 1:3 में होना चाहिए, राइट। तो क्या बोलेंगे इनका मोलर रेशियो क्या रहना चाहिए, बोलोगे 1:3 रहना चाहिए इनका मोलर रेशियो इन ऑर्डर टू गेट द इंटेंसिटी रेशियो 1:1। इट मीन्स कौन सा करेक्ट ऑप्शन, तो बोलोगे मैम 1:3 शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये चेक कर लेना प्लीज कि एसीटोन पहले है कि डाइक्लोरोमीथेन बाद में है, राइट, वरना अगर ये उल्टे होते तो 3:1 आ जाता, राइट। एसीटोन टू डाइक्लोरोमीथेन है तो बोलोगे 1:3 आना चाहिए, एकदम सही। तो बोलेंगे यहाँ से ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी तक जो हम आए हैं ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एक्चुअली अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हम यहाँ तक पहुंचे हैं इंटेंसिटी वगैरह तक। एक जो अब अपकमिंग जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा, उसमें मैं आपसे बात करूंगी स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल की, कपलिंग कांस्टेंट की, फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग कपलिंग कांस्टेंट। जो आज टॉपिक बच गए हैं आई विल कवर दीज टॉपिक्स इन द अपकमिंग लेक्चर, ठीक है। जो भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा मेरा उसमें मैं इन टॉपिक्स को कवर करके और नेक्स्ट जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उस पे मूव कर जाऊंगी। यहाँ हम पूरा डिटेलिंग में नहीं जा सकते, तो हम मोटा मोटा जो इंपॉर्टेंट आपकी चीजें हैं जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो टॉपिक्स कुछ ना छूटे, वो डेटा कुछ ना छूटे, हम वो सारी बातें यहाँ पे करने वाले हैं, वो सारे डिस्कशंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अपकमिंग जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें आज के रिमेनिंग टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे और फिर नेक्स्ट अगर कोई पार्ट है तो वो नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें इंक्लूडेड होगी, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।